नमस्कार, मैं राजन मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क। 2024 चुनावी वर्ष और इस चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है अंतरिम बजट। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण बजट छठी बार बजट पेश कर चुकी हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक अंतरिम बजट है जो कि फुल बजट से भिन्न होता है। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए, इस अंतरिम बजट की प्रमुख बातें और विशेषताएं बताने के लिए इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आरएपीजी कॉलेज के प्रोफेसर पंकज चौधरी और प्रोफेसर मानिक गुप्ता। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर पंकज सर, आपसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि एक अंतरिम बजट एक फुल बजट से किस प्रकार भिन्न होता है, और हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए कि इस अंतरिम बजट को फुल बजट से किस तरह अलग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एसीपी नेटवर्क का धन्यवाद करना चाहूँगा हमें इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर है, तो जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, उस समय जो बजट पेश किया जाता है उसमें कोई भी फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी इस तरह के वायदे नहीं किए जाते जो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जनरल इलेक्शन से पहले 3-4 मंथ्स हैं। तो उस ड्यूरेशन में, उस दौरान, उस अंतराल में जो बजट आता है उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं। जब जनरल इलेक्शन के बाद दोबारा सरकार बनती है, चाहे पुरानी सरकार दोबारा वापस आए या कोई नई सरकार बने, तो वो फाइनेंशियल मैटर्स को पूर्ण रूप से लागू करती है कि हम अगले 5 साल में ये करने वाले हैं, या अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि हमारा फाइनेंस एक्ट जो होता है वो 1 ईयर का होता है। उसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स भी होते हैं, सोशल मैटर्स भी होते हैं। वो सारे के सारे 1 साल के लिए उस पूर्ण बजट के अंदर लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। तो ये दोनों में फर्क होता है, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट। बहुत विस्तार से और अच्छी तरह आपने बताया कि किस तरह एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट से भिन्न होता है। तो मानिक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस अंतरिम बजट में सरकार ने क्या लोक लुभावन बातें की हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की है। यदि मैं टैक्स के पर्पज से बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी है, कॉरपोरेशन टैक्स है, तो इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया। बट अगर आम तौर पर हम बात की जाए, आम इंसान के लिए बात की जाए, तो 2009 और 2010 में जो बकाया टैक्स था, आउटस्टैंडिंग टैक्स था, 25,000 तक की अमाउंट को विड्रॉ कर लिया गया है, माफ़ कर लिया गया है। इसके साथ साथ 2014 और 15 में 10,000 तक की अमाउंट को इन्होंने माफ़ किया है। और अभी जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें दो लोन्स की बात की गई है, जीरो इंटरेस्ट लोन और लो इंटरेस्ट लोन। दोनों लोन्स की जो कैटेगरी है उनको 1 लाख करोड़ की राशि प्रदान की गई है। इससे होगा क्या, जो नए बिजनेस अराइज कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल अपना काम करना चाह रहा है तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट सेविंग्स को ही प्रमोट कर रही है, ये सेविंग्स को घटा के स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाह रही है। हम कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 2-4 साल में ये देखें कि सेक्शन 80C जो हमारा सेविंग्स का सेक्शन है, इसको अगले 2-4 साल में ख़त्म भी किया जा सकता है। सर, बहुत बड़ी बात बताई कि आपने कि सरकार सेविंग्स को डिमोटिवेट कर रही है, और आपने स्टार्टअप्स की भी बात की सर। तो मैं पंकज सर आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो इस अंतरिम बजट में कहा है कि पिछले 10 सालों में 22.5 लाख करोड़ की राशि स्टार्टअप को दी गई है, परंतु अगर हम देखें तो जो स्टार्टअप्स हैं, भारतीय के जो स्टार्टअप्स हैं, वो 1-2 साल तक चल के फिर बंद हो जा रहे हैं। तो इसके पीछे का मूल कारण और सरकार की क्या दृष्टि है इसके लिए। अगर आप जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया था, जब पहली बार स्टार्टअप का डिडक्शन अंडर सेक्शन 81 80 IAC के अंडर आया, तो उसमें गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को डिफाइन किया था कि स्टार्टअप का मीन्स ये नहीं है कि आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। बेसिकली जो परिभाषित किया गया उसके अंदर था कि आपका जो स्टार्टअप बिजनेस होगा उसके अंदर जो प्रमुख भूमिका होगी वो टेक्नोलॉजी की होगी, तकनीक की भूमिका होगी। कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो उत्पाद बना रहे हैं, आप जो सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इक्विप्ड होनी चाहिए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में जो है कॉम्पीट कर पाएंगे। तो हमारी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स क्या हैं, वो ओल्ड आइडियाज़ पे बेस्ड थी। उन्होंने फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, या फिर जो अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हैं उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो है इंक्लूड नहीं किया है। तो उनका मुख्य कारण फेल होने का यही है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत सारी रिलैक्सेशन भी दे रही है और हर साल जो है इसको बढ़ाती जा रही है।
अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया इनकी रिलैक्सेशन, क्योंकि जो आपके पिछले 10 साल में से 3 साल के प्रॉफिट हैं वो फुली डिडक्टिबल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कारण रहा कि एक तो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर पाना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना सबसे बड़ा कारण, और मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमाइज ना करना प्रमुख कारण है स्टार्टअप्स के फेल होने का। तो सर जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी, निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में भी कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी बन रही है। और सर अगर हम आगे देखें तो जो एक करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है उस पर गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। तो वो आम जन के लिए किस तरह फायदेमंद है और क्या ये आगे चल के जीडीपी को फायदा करेगी, तो उस पर आप मानिक सर क्या कहना चाहेंगे? जो अनुमानित फिस्कल डेफिसिट है वो पिछले साल जीडीपी का 5.8% था, जिसको अब कम करके जो एस्टिमेट है उसको 5.7% कर दिया गया। इससे होगा क्या, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे हम इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये जो पैरामीटर्स हैं इन पे हमारा एज ए गवर्नमेंट एंड एज ए कंट्री थोड़ा कंट्रोल इंक्रीज होता है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह बताया सर। अब मैं आपसे एक और स्कीम के बारे में जानना चाहूँगा। निर्मला सीतारमण ने जैसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, उसमें जो महिलाओं के लिए है लखपति दीदी की जो स्कीम बहुत चल रही है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताएं। वास्तव में तो ये बहुत पुरानी स्कीम है। पहली बार जो है ये कॉन्सेप्ट SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है स्टार्ट हुआ, कि जो रूरल महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, वो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, और आप मानते हैं कि कृषक की जो आय होती है वो बहुत कम होती है, और गांव की जो महिलाएं हैं वो खेतों में ज़्यादा काम करती हैं। तो गवर्नमेंट ने उनकी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समावेश, कि सभी जो है मतलब बेनिफिट लें हर चीज़ का, तो माइक्रो क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए हम SHG बनाते हैं। पहली बार ये कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनिस ने यूज किया था 1984 में। फिर हमारा जो इंडिया में जो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे गांव में, कि महिलाओं ने अपने ग्रुप बना लिए, वो सेविंग करती थी और जिनको ज़रूरत होती थी उनको टाइम पड़ने पे जो है लोन प्रोवाइड कराती थी उन सेविंग से। तो फिर 1990 में 1990 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इशू कर दी, कि ये अनऑर्गेनाइज पैसा आ रहा है, इससे ब्लैक इकोनॉमी को जो है बढ़ावा मिलेगा, ये पैसा मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाहिए ताकि एक नंबर का पैसा हो। तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या किया, बैंकों के साथ जोड़ दिया, कि आप जो सेविंग इकट्ठी करते हैं वो बैंक में जोड़े, और जिसको चाहिए एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे, एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी हम उसको देंगे जिसको इनकी जरूरत होगी। उसी स्कीम को पिछले बजट के अंदर हमारी वित्त मंत्री जी ने लखपति दीदी बना दिया, कि महिलाएं जो हैं वो खाली खेती पर ही निर्भर ना रहें। पहले कुटीर उद्योग होते थे, अगर आप देखेंगे घरों में, गांवों में, उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कि जैसे LED बनाने में, इस तरह के अन्य उद्योग लगाने में महिलाएं जो हैं आगे आए, और उनकी जो सेविंग्स हो, उनका जो प्रॉफिट हो, कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए इन सारे बिजनेस से। जो भी बिजनेस वो करेंगी, मोमबत्ती बनाएंगी, LED बनाएंगी, ड्रोन भी, इवन ड्रोन का भी वो बना सकती, तो इसलिए उनको नाम लखपति दीदी दे दिया। तो इसका बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट हुआ। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो इसी स्कीम को ही आगे बढ़ाकर अब इनका लक्ष्य जो है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। सर लखपति दीदी का तो आपने बताया बहुत विस्तार से, पर अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में भी कहा कि एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है और इसके क्या मायने हैं, आप वो जरा विस्तार से बताएं। तो अभी हमने बात की कि अभी आप देखेंगे एवर हाईएस्ट, हाँ अभी आप पूछ रहे थे फिजिकल डेफिसिट का, तो टैक्स और GDP रेशो हाईएस्ट साइड पे है पिछले 3 साल में। कि जैसा ही गवर्नमेंट ने भी बताया कि हमारा टैक्स रेशो जो है वो इंक्रीज हुआ है, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, डायरेक्ट टैक्स नॉट इनडायरेक्ट। GST तो आ ही रहा था कि पहले इंडिविजुअल हम लोग रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे या कम लोग फाइल करते थे, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? लोगों की इनकम देखो, इनकम भी बढ़ी है,
अगर आप देखें पिछले कई साल के पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो अगर आपकी इनकम जब बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी? जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम कैसे बढ़ी? कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी से आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस होंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने के लिए हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। आज हम देख रहे हैं, सवेरे उठते हैं, रात हो जाती है, हम सारा दिन किसी ना किसी रूप में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसलिए इस बजट के अंदर जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है जोर दिया गया है, ताकि लोग टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में या अपने रोजमर्रा के काम में जो है यूज करें, जिससे कॉस्ट भी बढ़े और लोगों की इनकम भी जो है बढ़े। सर, एक और चीज़ इस अंतरिम बजट में देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए 4 स्तंभ, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए, इन सब में से युवा जो है, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उसमें बस पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो भी कॉलेजेस और स्कूल्स निर्माण करवाए गए, उनका ब्यौरा दे दिया गया। महिलाओं के लिए लखपति दीदी का स्कीम लाई गई, किसानों के लिए मनरेगा में निवेश करने का बताया गया, और जो गरीब है उनके लिए 80 करोड़ का मुफ्त राशन दिया गया। युवाओं के साथ ऐसा क्यों, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों करवाया गया? नहीं, स्टूडेंट ऐसा है, जनरल इलेक्शन में कोई बड़ी घोषणा गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी जनरल इलेक्शन से पहले। बाकी युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स अगर आप देखें तो चल रही हैं। जरूरी क्या है कि युवा को हमें क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की, उनको अवेयर करने की, कि गवर्नमेंट हालांकि बहुत फोकस कर रही है। अगर आप पीछे देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर, अप स्किलिंग, अपनी स्किल को अपग्रेड करना, री स्किल, कि जैसे हम मैनुअल प्रोडक्शन करते हैं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस पर बड़ा फोकस किया गया। लेकिन हमारा जो युवा है वो इस बारे में भी अवेयर नहीं है। स्किल स्कीम बहुत सारी हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना देख लें, एनएसडीसी की स्कीम है, आईटीएस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो युवा को ज़रूरत है अपने आप को जागरूक करने की, और इन स्कीम्स का बेनिफिट लेके वो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप जरूर स्टार्ट कर सकता है। सर, मेरा अंतिम सवाल अब आपसे यही रहेगा कि ये जो बजट है, ये बजट ना लगकर सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल का ब्यौरा ज़्यादा लग रहा है, ताकि और इस तरह से लग रहा है कि इलेक्शनों में उनको फायदा हो सके। सिर्फ ये इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई लोक लुभावन वायदा जो है पब्लिक से नहीं किया गया, इसलिए हमें सभी को यही लग रहा है। किसी तरह की कोई टैक्स कंसेशन नहीं दी गई, किसी तरह की और कोई घोषणा नहीं की गई, सिर्फ एक कैपेक्स, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखेंगे, उसको बढ़ाया गया है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी रोजगार के अवसर क्या हैं पैदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक अंतरिम बजट और एक पूर्ण बजट में किस तरह भिन्नता होती है, और इस अंतरिम बजट में सरकार ने किन मुद्दों पर चर्चा करी, क्या क्या वायदे किए। तो अब देखना यह होगा कि यह बजट जमीनी स्तर पर किस तरह खरा उतरता है और आम जन को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ।